हाय बाबू, गुड इवनिंग। साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी 11th के छात्रों का मैं इंजीनियर दीपक कुमार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बाबू, लास्ट क्लास में जो है हम लोग ये देखे हैं कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। इसके बाद हमने ये देखा कि फिजिक्स जो है उसके अंतर्गत कौन कौन सा स्टेप्स होगा, तो वही साइंस वाला ऑब्जर्वेशन, फिर एक्सपेरिमेंट, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन और लास्ट में कंक्लूजन जो साइंस में होता था। इसके बाद हम लोग अब यह जानने का कोशिश करेंगे कि फिजिक्स किसी सिद्धांत पर आधारित है क्या। फिजिक्स में जो घटना हम लोग पढ़ते हैं वो किसी मौलिक सिद्धांत पर आधारित है क्या। मतलब फिजिक्स में जिस जिस घटना का हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो क्या किसी खास सिद्धांत पर आधारित है। तो बिल्कुल हाँ, इसका जवाब है हाँ। फिजिक्स में जितना भी घटना होगा, जितना भी इवेंट्स का स्टडी हम लोग करते हैं वो सभी घटना किसी खास सिद्धांत पर आधारित होता है। मतलब हमारा जो फिजिक्स सब्जेक्ट है इसका कुछ मौलिक सिद्धांत है। तो आइए आज हम लोग उसी मौलिक सिद्धांत को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में इंट्रोडक्शन का 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उस तीनों वीडियो को आप देखिए, तभी आपको जो है इस वीडियो का हर एक पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है। कल हम लोगों ने देखा था कि फिजिक्स ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से लिया गया है। फिर इसके बाद हम लोगों ने फिजिक्स के डिफिनेशन को देखा। और एक चीज जान लीजिए जरा सा कि फिजिक्स में जो भी घटना है वो किसी खास नियम पर आधारित है, किसी खास नियम पर आधारित है। जैसे जितना भी गति संबंधी नियम है वो न्यूटन्स मोशन लॉ पर बेस्ड है। मतलब न्यूटन के गति के नियम पर आधारित है। जितना भी गति का नियम है, जैसे सड़क पर कार चल रही है, ट्रक चल रहा है, कोई लड़का साइकिल चला रहा है, कोई कार चला रहा है, उससे रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम होगा वो न्यूटन्स मोशन लॉ या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। मतलब जितना भी गति संबंधी नियम हम लोग फिजिक्स में गति के बारे में जब किसी बॉडी के मोशन का स्टडी करेंगे तो ये तय है कि वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर आधारित हो नहीं। इसी तरह से और भी बहुत से नियम हैं। जैसे कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, यहां ग्रेविटेशनल लॉ का पालन होगा नहीं। और भी बहुत सा बात है जिसको हम लोग आगे डील करेंगे। तो फिजिक्स की जितनी भी घटनाएं होती हैं वो किसी खास नियम पर आधारित होती है। और दूसरा बात ये कि फिजिक्स में ये खास नियम जो है ये लिमिटेड है, ये लिमिटेड नंबर में है। हम लोग उंगली पर गिन सकते हैं फिजिक्स में कौन कौन सा नियम फिजिक्स के घटना के लिए जिम्मेदार है। जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन नहीं, बर्नौलीज थ्योरम। इस तरह से अगर देखें तो हमको लगता है कि बहुत ज्यादा नियम नहीं है, 10, 15, 20 में सिमट कर रह जाएगा। मतलब फिजिक्स में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो पहला नंबर किसी खास सिद्धांत पर आधारित है और वो खास सिद्धांत जो है वो लिमिटेड संख्या में है, खास नियमों की संख्या सीमित है। तो इसी 2 मौलिक सिद्धांत पर हमारा पूरा फिजिक्स आधारित है। ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, फिजिक्स के मौलिक सिद्धांत। फिजिक्स के मौलिक सिद्धांत, बेसिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के मौलिक सिद्धांत
लिखिएगा, फिजिक्स निम्नलिखित दो मौलिक सिद्धांत पर आधारित है। पहला, फिजिक्स में जितनी भी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, वे सभी घटनाएं किसी खास नियम पर आधारित होती है। किसी खास नियम पर आधारित होती है। दूसरा नंबर लिखिएगा, ये खास नियम काफी सीमित संख्या में हैं। ये खास नियम काफी सीमित संख्या में हैं। मतलब जितना भी फिजिक्स में नियम है वो लिमिटेड है, ज्यादा से ज्यादा 15 होगा, 20 होगा, ऐसा नहीं है कि 1000 है। ठीक है, तो फिजिक्स जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो कोई तुमसे पूछ सकता है कि क्या फिजिक्स का कोई बेसिक थ्योरी है, तो बोलिएगा हाँ बिल्कुल है। पहला क्या है कि जो भी घटना होगा फिजिक्स में वो किसी ना किसी नियम पर आधारित होगा। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा घटना है जो बिना नियम पर आधारित है उसको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक ना। और ये जो नियम है ये लिमिटेड है, काफी कम संख्या में, आप गिनती भी कर सकते हैं। मैकेनिक्स को अगर देखें तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो गया, केपलर थ्योरी हो गया, ग्रेविटेशन का नियम हो गया, काफी लिमिटेड है, आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 1000 नियम, ठीक ना। आप इसको नोट कर लीजिए। अब जरा सा सुनिए मेरे बात को। फिजिक्स में जो भी घटना है वो खास नियम पर आधारित है, लेकिन सबसे पहले जो फिजिक्स का नियम आया वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का है। हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जब आया इसके बाद ही ये बात समझ में आई कि फिजिक्स में जो भी घटना है वो खास नियम पर आधारित है। इसका मतलब फिजिक्स के स्टडी में न्यूटन का बहुत बड़ा रोल है, और उसमें भी खास करके क्लासिकल फिजिक्स। हमने आपको बताया था कि फिजिक्स को पढ़ने के लिए उसको दो भाग में बांटते हैं, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ठीक, तो न्यूटन का नियम जब आया इसके बाद जितना भी मोशन संबंधी बात है, ठीक है, सब पर न्यूटन का नियम लागू होने लगा। चूंकि जितना भी मोशन संबंधी बात है, घटना है, उस पर न्यूटन का नियम लागू हो रहा है, इसका मतलब है कि फिजिक्स को आगे बढ़ाने में न्यूटन की बहुत बड़ी भूमिका है। और खास करके कैसे फिजिक्स को आगे बढ़ाने में, क्लासिकल फिजिक्स को आगे बढ़ाने में न्यूटन का अहम रोल है। ऐसा भी आप कह सकते हैं कि इसी नियम के द्वारा हम लोग इनिशिएट किए हैं फिजिक्स को। ठीक है, फिजिक्स एक खास नियम पर आधारित हुई है न्यूटन के नियम के आने के बाद ही, इसलिए क्लासिकल फिजिक्स का फादर कहा जाता है न्यूटन। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स के फादर कौन है? न्यूटन। इसके बाद फिर न्यूटन का जो नियम आया, इसके बाद हम लोग केवल धरती पर होने वाले घटना को ही पढ़ते थे कि कार गति में है, ट्रक चल रही है, कार और बस में टक्कर हो गया, ट्रेन चल रही है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। मतलब धरती पर जो घटना हो रही है उसी का हम लोग स्टडी क्लासिकल फिजिक्स में करते थे। जब न्यूटन का मोशन का नियम आया उसके बाद, ठीक है। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए, गैलीलियो, नाम आप लोगों ने सुना होगा। गैलीलियो आए, उन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया। दूरबीन का आविष्कार किया तो इस दूरबीन से सौर मंडल के भी वस्तु को हम देखने लगे, सूर्य को देखने लगे, चंद्रमा को देखने लगे, विभिन्न स्टार्स को हम देखने लगे, और भी बहुत से प्लैनेट्स को देखने लगे,
शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, ये सब ग्रह हम लोग देखना शुरू किए और ये भी देखने लगे कि हमारी पृथ्वी जिस तरह से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और भी तमाम प्लैनेट्स भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो गैलीलियो जब दूरबीन का आविष्कार करते हैं उसके बाद हमको समझ में आता है कि केवल हमारी पृथ्वी पर ही मौसम संबंधी घटना नहीं हो रही है, हमारे ब्रह्मांड में, समस्त ब्रह्मांड में मौसम से रिलेटेड इवेंट्स देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि अब जो फिजिक्स केवल धरती पर हो रहे घटनाओं को हमको बता रहा था, अब चूंकि मौसम का बात ब्रह्मांड में भी हो रहा है तो सौर मंडल में होने वाले घटना को भी अब फिजिक्स के अंतर्गत इंक्लूड किया गया। मतलब फिजिक्स का क्षेत्र बढ़ गया। फिर से हम आपको रिकॉल करा दे रहे हैं, न्यूटन ने जब अपने लॉज ऑफ मोशन का नियम दिया तो उसके बाद क्या हुआ कि पृथ्वी पर जितना मौसम संबंधी घटना हो रहा था वो फिजिक्स से आकर जुड़ गया। इसके बाद फिर गैलीलियो आते हैं, गैलीलियो नाम के वैज्ञानिक, उन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया और जैसे ही दूरबीन का आविष्कार हुआ उसके बाद फिजिक्स में सौर मंडल से रिलेटेड घटना को भी इंक्लूड किया जाने लगा क्योंकि वहां पर भी मौसम की घटना देखने को मिल रही है। तो गैलीलियो ने जब दूरबीन का आविष्कार किया तो उसके बाद फिजिक्स का क्षेत्र और व्यापक हो गया, फिजिक्स का क्षेत्र और बढ़ गया। तो फिजिक्स का जब क्षेत्र और बढ़ गया इसका मतलब है कि अब हमको ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा। फिर इसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं आइंस्टाइन। आइंस्टाइन नाम के वैज्ञानिक ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमको दिया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक होता है, उसके आने से क्या हुआ कि जितना भी घटना हो रहा है, थोड़ा बोर्ड बाबू खराब है इसलिए मिटाने वगैरह में जो है ना बहुत तकलीफ होता है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब आइंस्टाइन के द्वारा आया उसके बाद फिजिक्स का क्षेत्र और व्यापक हो गया। नहीं तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आने से क्या हो गया, मॉडर्न फिजिक्स का प्रारंभ हुआ। मतलब यहां से चला अब मॉडर्न फिजिक्स। तो और ये किसने दिया, तो आइंस्टाइन। आइंस्टाइन नाम के वैज्ञानिक ने मॉडर्न फिजिक्स को दिया और फिर यहां से फिजिक्स का और क्षेत्र बढ़ गया। ठीक है, तो अगर कोई कहे कि मॉडर्न फिजिक्स का फादर आप किसको कहेंगे, तो आइंस्टाइन। ठीक है, फिर से क्लासिकल फिजिक्स के फादर न्यूटन और मॉडर्न फिजिक्स के फादर आइंस्टाइन। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है इसको हम लोग आगे देखेंगे, ये हम लोगों को देखना है आगे। ठीक है, यहां पर हम कोई चर्चा इसका नहीं करेंगे। इतना बात आप समझ रहे हैं। हमने अभी देखा कि फिजिक्स किस मौलिक सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद हमने आपको बताया कि फिजिक्स में मोशन संबंधी जितनी घटना है वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर आधारित है। उसके बाद हम आपको बताए कि गैलीलियो ने जब दूरबीन का आविष्कार किया उसके बाद फिजिक्स में सौर मंडल में जो जो घटना हो रही है उसका भी हम लोग अध्ययन करने लगे। अब एक चीज और देखने को मिला कि जितनी भी घटनाएं घट रही हैं हमारे ब्रह्मांड में, चाहे वो पृथ्वी पर घट रही हो या सौर मंडल में घटित हो रही हो, कहीं भी घटनाएं अगर हो रही हैं उसके लिए एक महत्वपूर्ण कारक है जो जिम्मेदार है और वो कारक है फोर्स। वो कारक है फोर्स। मतलब पृथ्वी पर जितनी भी घटनाएं हो रही हैं या ब्रह्मांड में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है, फोर्स है। इसको सबसे पहले अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि ब्रह्मांड में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है, फोर्स। लेकिन इस बात को वो सिद्ध नहीं कर पाए। तो सिद्ध नहीं कर पाए तो साइंस में नहीं आ पाया। एरिस्टोटस के
ये कहने के बाद कि केवल कह देने से तो नहीं हो जाएगा, इसलिए अरस्तु के कहने के बाद फोर्स पर ही सब घटना आधारित है, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई। तो इसकी पुष्टि कब हुई? तो इसकी पुष्टि हुई न्यूटन ने 17वीं शताब्दी में इस बात को सिद्ध किया कि हाँ, अरस्तु ने आज से जो 1500 साल पहले 1600 साल पहले जो बात बताया था हमको कि फोर्स ही उत्तरदायी है प्रत्येक घटना के लिए, वो सही है। और इस बात को कौन सत्यापित किए? न्यूटन। इसका मतलब यह है कि जितना भी हम लोग फिजिक्स में स्टडी करते हैं घटना को, चूंकि हम लोग प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटना का अध्ययन फिजिक्स में करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार है फोर्स। एक तरह से हम यह भी कह सकते हैं कि फिजिक्स में हम लोग फोर्स और फोर्स के द्वारा होने वाले विभिन्न प्रकार के घटना का अध्ययन करते हैं। यह भी कहा जा सकता है क्योंकि कोई भी घटना पढ़ेंगे उसके लिए जिम्मेदार है फोर्स। तो जब फोर्स जिम्मेदार है तो इसका तो स्टडी करेंगे ही। तो यह भी कोई कह सकता है साधारण रूप में कि फिजिक्स साइंस का एक ऐसा भाग है जिसके अंतर्गत हम फोर्स और फोर्स के द्वारा होने वाले विभिन्न प्रकार के घटना के बारे में पढ़ते हैं। अब वर्क को पढ़ेंगे तो कोई वर्क तभी होगा जब फोर्स लगेगा। मोशन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे तो कोई बॉडी कब डिस्प्लेस्ड होगी? तो जब उस पर फोर्स लगेगा, मतलब फोर्स यहां भी है। वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, कोई बॉडी इसलिए गति में है क्योंकि वहां फोर्स लगा है। एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी करेंगे, कोई बॉडी इसलिए एक्सेलरेट हो रही है क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स डेवलप हो रहा है। तो कहीं कुछ भी हम पढ़े फिजिक्स में उसके लिए जिम्मेदार है फोर्स। इस बात को सबसे पहले किसने बताया था? एरिस्टोटस, अरस्तु ने। नहीं, लेकिन इस बात को सिद्ध नहीं कर पाए थे। इनके बताने के 1500-1600 साल बाद, 1-2 साल बाद नहीं, ध्यान से सुनिएगा, फिर से हम बोल रहे हैं 1500-1600 साल बाद न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने इस बात को सिद्ध किया कि हाँ, एरिस्टोटस ने जो आज से 1500-1600 साल पहले कहा था कि ब्रह्मांड की सभी घटनाएं फोर्स पर बेस्ड है, वो सही है। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया, बकायदा इस बात को एक्सपेरिमेंटली सिद्ध भी किया, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आप एक्सपेरिमेंटली इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तो उस घटना को फिजिक्स में शामिल नहीं किया जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा फोर्स है जिसका हम लोग स्टडी करते हैं। तो बाबू फोर्स बहुत है, फोर्स इतना है कि उंगली पर गिन भी नहीं पाओगे। लेकिन फोर्स को 4 भाग में बांटा गया है। ठीक है, जिस तरह से कोई कहेगा कि भारत की जनसंख्या कितनी है, तो संभव नहीं है एक एक करके गिन पाना, 137.8 करोड़ है ऐसे। लेकिन इसको 3 भाग में बांटा गया है, नहीं, मेल, फीमेल और उसके बाद ट्रांसजेंडर। नहीं, तो मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, इस तरह 3 भाग में बांटा गया है। उसके बाद स्टडी किया जाता है। उसी तरह से फिजिक्स में भी फोर्स बहुत है, फोर्स बहुत है, लेकिन हम लोग ये देखेंगे कि वो फोर्स किस फोर्स के कैटेगरी में आता है। तो वैसा उसको हम लोग कहते हैं बेसिक फोर्स, मौलिक फोर्स। जितना भी फोर्स हम लोग देखेंगे फिजिक्स में, वो कहीं ना कहीं इस बेसिक फोर्स का ही रूप होगा। जैसे सेंट्रीपेटल फोर्स, ये किसी न किसी बेसिक फोर्स का उदाहरण है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी न किसी बेसिक फोर्स का उदाहरण है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसी न किसी बेसिक फोर्स का उदाहरण है। कहने का मतलब है कि फिजिक्स में जितने भी तरह का हम फोर्स पढ़ेंगे, फ्रिक्शन से लेकर विस्कस फोर्स तक, वो कहीं ना कहीं बेसिक फोर्स का उदाहरण है। इससे क्या होगा कि हमको पूरे फोर्स को समझने में आसानी हो जाएगी। तो बेसिक फोर्स को आज हम लोग देखते हैं कि ये क्या क्या है। सबसे पहले तो हम फिर से रिकॉल करेंगे कि हमारे प्रकृति में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, सब के लिए जिम्मेदार कौन है? फोर्स। सबसे पहले किसने बताया? एरिस्टोटस, लेकिन सिद्ध नहीं कर पाए। सिद्ध किसने किया इस बात को? न्यूटन। ठीक ना, इस बात को आप लिख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप भूल जाएं। हम बोल रहे हैं, आप लिखिए।
हमारी प्रकृति में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसके लिए कहीं ना कहीं फोर्स उत्तरदायी है। प्रत्येक घटना फोर्स पर आधारित होता है। इस बात को सर्वप्रथम अरस्तु ने बताया था। किंतु इसकी पुष्टि न्यूटन के द्वारा संभव हो पाई। ऐसे ये फिजिक्स है नहीं, लेकिन जानना चाहिए थोड़ा, जब इंट्रोडक्शन हो रहा है तो। अब बेसिक फोर्स कौन कौन है ये हम लोग देखेंगे। तो 4 बेसिक फोर्स फिजिक्स में माना गया है। एकदम इसको रट्टा मार लीजिए, एक एक करके हम लोग सब फोर्स को डील करेंगे। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा वीक फोर्स, कमजोर बल। और चौथा न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। There are 4 types of basic forces in physics. फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा वीक फोर्स, कमजोर बल। और चौथा न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। ठीक है, एक एक करके अब हम लोग डील करेंगे इसको। अब थोड़ा मजा आएगा तुम लोग को भी पढ़ने में, क्योंकि न्यूमेरिकल वगैरह मिलेगा। पहला लिखेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, और हिंदी में लिखेगा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। बोर्ड का क्वालिटी ठीक नहीं है, बहुत मुश्किल से ये भी मिला है, समझे ना, बहुत दिक्कत होता है इसको मिटाने में। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है ये, इसको हम लोग पूरा देखेंगे आज। तो न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंट में यह पाया कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, यूनिवर्स में जितनी भी वस्तुएं हैं, सब एक दूसरे को आकर्षित कर रही है। ये एक बॉडी, ये दूसरा बॉडी, इसका कुछ मास है और इसका भी अपना कुछ मास होगा, द्रव्यमान होगा। हर वस्तु का अपना मास होता है। तो न्यूटन ने यह देखा कि जब भी दो वस्तु को एक दूसरे से अलग किया जाता है तो एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगा रही है। जैसे मान लीजिए ये A है और ये B है, तो ये फोर्स लगेगा F, किसके द्वारा? B पर लगेगा A के द्वारा। तो जब B पर A के द्वारा फोर्स लग रहा है F, तो B भी A पर फोर्स लगाएगा, और कितना लगाएगा? तो F ही लगाएगा। लेकिन जरा सा देखिए, दोनों का डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। तो वैसा फोर्स, सिंपल अगर याद रखना हो तो वैसा फोर्स जो बॉडी में उसके मास के कारण लगता है, वैसा फोर्स जो बॉडी में उसके मास के कारण लगता है, उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। मतलब यदि कोई ऐसा फोर्स हो जो आप समझ पा रहे हैं कि उसके द्रव्यमान के कारण लग रहा है, तो उस फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत रखेंगे। जैसे हमारा भार, जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है
और छत पर खड़ा है, मान लीजिए m मास का है, तो इसका भार कितना होगा? पृथ्वी इसको कितने फोर्स से अपनी ओर खींचेगी? तो mg फोर्स से अपनी ओर खींचेगी। ये mg फोर्स है, एक्चुअल में ये भार है, और भार को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत रखते हैं, वेट को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि ये मास के कारण डेवलप हो रहा है, ठीक ना। तो जितने भी तरह का फोर्स फिजिक्स में आप पढ़ेंगे जो मास के कारण लग रहा है, उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। क्या क्या हम यहां देख रहे हैं? पहला तो हम देखें कि ग्रेविटेशनल फोर्स मास के कारण लगता है, ठीक ना। दूसरा बात हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक बॉडी दूसरे बॉडी पर जितना फोर्स लगा रहा है, दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी पर उतना ही फोर्स लगा रहा है, ठीक ना। तीसरा बात हम ये देख रहे हैं कि ये जो फोर्स है ये दूरी पर निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है? दूरी पर निर्भर कर रहा है। और चौथा बात हम अपने तरफ से आपको बता रहे हैं कि आसपास कैसा माध्यम है, हवा है कि पानी है कि अल्कोहल है कि बेंजीन है, उस पर यह फोर्स निर्भर नहीं करता है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि बॉडी के आसपास का मीडियम क्या है, ठीक ना। क्लियर? तीर लगाकर लिखिएगा नीचे। वैसा फोर्स जो बॉडी में उसके मास के कारण डेवलप होता है, वैसा फोर्स जो बॉडी में उसके मास के कारण डेवलप होता है, कॉमा देकर लिखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। लिखिएगा इस फोर्स, इसी में लिखिएगा इस फोर्स का निम्नलिखित गुण है। इस फोर्स का निम्नलिखित गुण है। पहला, यह फोर्स मास के कारण लगता है। यह फोर्स मास के कारण लगता है। नंबर दूसरा, यह फोर्स डिस्टेंस ब्रैकेट में दूरी पर निर्भर करता है। यह फोर्स डिस्टेंस ब्रैकेट में दूरी पर निर्भर करता है। तीसरा, प्रत्येक बॉडी अन्य दूसरे बॉडी पर, लिखिए, प्रत्येक बॉडी अन्य दूसरे बॉडी पर, अन्य दूसरे बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। जैसे हम हैं और आप हैं, भले हम दोनों बहुत दूर हैं, लेकिन एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। आपके आसपास कोई बॉडी है तो आप उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। आप जो है अपने दोस्त पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, दोस्त भी आप पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, ठीक है। आप अपने पिताजी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, आपके पिताजी भी आप पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन ये फोर्स इसलिए इफेक्टिव नहीं है क्योंकि दोनों एक दूसरे पर बराबर बराबर फोर्स लगा रहा है। यहां पर जैसे अगर ये आप अपने को मान लें और यहां पिताजी को आप मान लें, तो आप अपने पिताजी पर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, वही उतना ही फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पिताजी भी आप पर लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने पिताजी पर 10 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स लगाए, तो ये श्योर रहिए आप कि आपके पिताजी भी आप पर 10 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। और ये दाईं ओर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये बाईं ओर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो 10 न्यूटन इधर और 10 न्यूटन इधर
नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्टिव फोर्स नहीं है। आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। चौथा नंबर, यह फोर्स अनंत दूरी के लिए भी लगता है। यह फोर्स अनंत दूरी के लिए भी लगता है। पांचवा नंबर लिखिएगा, यह फोर्स मीडियम पर निर्भर नहीं करता है। यह फोर्स मीडियम पर निर्भर नहीं करता है, मतलब क्या माध्यम है इस बात पर निर्भर नहीं करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इतना तो कहीं दिक्कत नहीं है। अब फिर इसके नीचे तीर लगाइए। सर्वप्रथम न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया। सर्वप्रथम न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया। ठीक है, अब हेडिंग डालिएगा, इसी में स्टार लगा के, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, डबल स्टार लगाइएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। थोड़ा मिटाने में दिक्कत हो रहा है बोर्ड को। तो न्यूटन ने हमको यह बताया छोटू कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, इस यूनिवर्स में जितना भी बॉडी है, वो सभी एक दूसरे को एक निश्चित फोर्स से अपनी ओर खींच रहा है। जैसे हम आपको अपनी ओर खींच रहे हैं, आप हमको अपनी ओर खींच रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली वो जो फोर्स बोला गया वो एट्रैक्टिव फोर्स था। अभी हम समझाते रहे आपको, लगता है कि आप वहां पर समझने में थोड़ा गलती कर दिए, या हमको लगता है कि हम उतना बढ़िया से नहीं बता पाए, लेकिन यहां पर आपको समझाते हैं क्लियर। न्यूटन ने ये बताया, जैसे ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, ए और बी। ठीक है, तो ए वाला बी पर फोर्स लगाएगा, किधर, तो ये अपनी ओर इधर खींचेगा। एक्चुअली हम इधर बना दिए थे, वो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो रहा है। यहां पर जरा समझिए, ये जो फोर्स है इधर जो हम ले लिए थे, वो एक्चुअल में ए लगा रहा था बी पर। इसको यहां पर बनाना ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ये हो जाएगा एफ ए बी। कहने का क्या मतलब है, एफ ए बी, ये बी पर लग रहा है फोर्स ए के द्वारा, मतलब इस फोर्स से बॉडी ए बी को अपनी ओर खींच रही है। और इसी तरह से एक दूसरा फोर्स बदले में क्या करेगा, बी भी ए पर एक फोर्स लगाएगा, और ये मान लीजिए एफ बी ए है। मतलब इस फोर्स से ए बॉडी बी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और दूसरा इस फोर्स से ए बॉडी को बी बॉडी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लेकिन याद रखिएगा, ये दोनों मान में बराबर बराबर है। ये न्यूटन ने हमको बताया, हम लोग, कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। वहां आकर्षित शब्द का चर्चा हम नहीं किए थे, क्योंकि इस नियम का हम चर्चा नहीं किए थे। ठीक ना, और ये जो आकर्षण बल है, एट्रैक्टिव फोर्स है, ये आपस में बराबर बराबर होता है। मतलब ए यदि 10 न्यूटन से खींच रहा है बी को अपनी ओर, तो बी भी 10 न्यूटन से खींचेगा ए को अपनी ओर। ए यदि 50 न्यूटन से खींच रहा है बी को अपनी ओर, तो बी जो है वो भी 50 न्यूटन से खींचेगा ए को अपनी ओर। मतलब यहां से अब समझ में आ गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एट्रैक्टिव फोर्स।
पहले ही अगर हम ये चर्चा कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। लिखिएगा न्यूटन के ग्रेविटेशन नियम के अनुसार, न्यूटन के ग्रेविटेशन के नियम के अनुसार ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है और उन दोनों के द्वारा लगने वाला एट्रैक्टिव फोर्स हमेशा ही मान में बराबर किंतु दिशा में विपरीत पाया जाता है। ठीक है। अब दो बात यहां से समझ में आ रहा है न्यूटन ने जो हम लोगों को बताया। पहला कि हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा, एट्रैक्टिव फोर्स होगा। दूसरा बात क्या समझ में आ रहा है कि जो एट्रैक्टिव फोर्स एक बॉडी दूसरे पर लगाएगा, दूसरा वाला भी उतना ही एट्रैक्टिव फोर्स पहले पर लगाएगा। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज सेम इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तीन बात यहां से समझ में आ रहा है कि दो बॉडी हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करेगा। दूसरा, एट्रैक्टिव फोर्स हमेशा मान में बराबर होगा। तीसरा, एट्रैक्टिव फोर्स डायरेक्शन में हमेशा अलग अलग होगा। ठीक है। अब आइए मैथमेटिकली भी न्यूटन ने कुछ बात बताया, उसको हम लोग देखते हैं। मैथमेटिकली क्या उन्होंने बताया, इस बात को भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल हम लोग उसी पर बनाएंगे। लिखेगा न्यूटन के ग्रेविटेशन के नियम के अनुसार, न्यूटन के ग्रेविटेशन के नियम के अनुसार ग्रेविटेशनल फोर्स डैश दे दीजिएगा। नंबर 1, दोनों बॉडी के मास के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ बोथ बॉडीज। ए बॉडी है, उसका मास अगर m1 है, बी बॉडी अगर है, उसका मास अगर m2 है, तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। ठीक है, दैट इज F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। यहां से ये समझ में आया हमको। पहला का मास हम लोग m1 लिए थे। एक चीज और कीजिएगा, इसके पहले जो फिगर हम बनाए थे उसमें इस तरह जो फोर्स दिखा दिए थे, आप थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा और इसमें क्या कीजिए, इस तरह से आप दिखा दीजिए यहां अंदर ही, तब ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक ना। इसके पहले शुरू में ही जो हम बताए थे उसमें इस तरह का फिगर विद्रा कर लीजिएगा। दूसरा नंबर, दूरी के वर्ग के, तो दूरी क्या है, r है, तो हो जाएगा r स्क्वायर। दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब f जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर स्क्वायर की। तो अब जरा सा देखिए, इस दोनों को हम मिला देते हैं। दोनों को अगर हम मिला दें तो क्या हमारा बन जाएगा, तो f ऊपर हो गया m1 इंटू m2 और नीचे हो गया बाय आर स्क्वायर। ठीक है। अब यहां से न्यूटन ने एक कांस्टेंट लिया कैपिटल जी, इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोला जाता है। और अब फॉर्मूला हमारा हो गया g m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। F बराबर g m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर, जहां g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जहां कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्लियर। एक चीज तीर लगाकर और लिख लीजिए, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा। एक वैज्ञानिक थे कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश इनका पूरा नाम था। हेनरी कैवेंडिश ने G का वैल्यू हम लोगों को दिया है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस बात को लिख लीजिए तीर लगाकर। सर्वप्रथम हेनरी कैवेंडिश, हेनरी ऐसे लिखिएगा, हेनरी। कल भी एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, फेनोमेना ऐसे लिखाया, हम लोग यहां पर एम लिख दिए थे। खैर उतना आप सुधार कर लेंगे। तीर लगाकर लिखेगा। सर्वप्रथम हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने कैपिटल G का मान प्रदान किया, कैपिटल G का मान प्रदान किया, जिसका मान वर्तमान में 6.67, ये सब आप लोग लिखते चलेंगे, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर लिया जाता है। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर लिया जाता है। बाबू ये था हम लोगों का ग्रेविटेशनल फोर्स। इस पर न्यूमेरिकल पहले हम लोग कल बनाएंगे, उसके बाद फिर तब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को देखेंगे। ठीक है। फिर हम लोग वीक फोर्स देखेंगे, फिर न्यूक्लियर फोर्स देखेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। डेली अब आप लोगों को वीडियो मिलेगा, इतना आप भरोसा कर सकते हैं हमारे बात पर। एक विशेष बात और है कि 10 से 12 दिन ही हम YouTube पर वीडियो डालेंगे, उसके बाद ऐप पर पढ़ाना शुरू कर देंगे और केवल ऐप में उसी लड़का को ऐड करेंगे या लड़की को जिसका एडमिशन हो गया रहेगा। इसलिए प्लीज ऑफिस के नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या प्रोसेस है, कितना फी रखा गया है। ठीक है। तमाम जितने भी आपको इंक्वायरीज हैं वो आप फोन कीजिए, जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उस पर, और पता कीजिए। ठीक ना, क्योंकि 10-15 दिन के बाद YouTube पर वीडियो नहीं डाला जाएगा। ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।